नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की आत्मा की। मतलब वो कौन से सिद्धांत हैं जो इसे इतनी मजबूती देते हैं और वो कौन से तनाव हैं जो इसे हमेशा रेलेवेंट बनाए रखते हैं। ये कहानी है एक कमाल के बैलेंसिंग एक्ट की। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर एक किताब, एक संविधान इतने डाइवर्स देश को, जिसमें इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म हैं, उसे एक साथ कैसे रख पाता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो इस बैलेंसिंग एक्ट को समझने के लिए हम 5 खास पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अनेकता में एकता का लक्ष्य। फिर बात करेंगे इसके यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर की। ये भी जानेंगे कि आखिर हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों है। और फिर देखेंगे कि कैसे इसमें कंटिन्यूटी और चेंज दोनों साथ चलते हैं। और आखिर में लोकतंत्र के असली मायने क्या हैं, इस पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। वो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी जिसे हमारे संविधान बनाने वालों ने हल करने का ठाना था। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, संविधान का लक्ष्य सिर्फ एक सरकार बनाना नहीं था। नहीं, इसका असली मकसद था भारत की जो अनगिनत डाइवर्सिटीज हैं, उन सबको जोड़कर एक राष्ट्र बनाना। यही इसकी नींव का पत्थर था। और कमाल की बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इस डाइवर्सिटी को, इस विविधता को कोई कमजोरी नहीं समझा, बल्कि इसे एक ताकत के रूप में देखा। उनका मानना था कि इन सबको जब हम एक साथ लाएंगे तो एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग भारतीय पहचान बनेगी। ठीक है, तो लक्ष्य तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए सिस्टम कैसा बनाया गया। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स सामने आता है। हमारा संविधान, देखिए, कागज पर तो फेडरल है, मतलब राज्यों को अपनी पावर्स दी गई हैं, लेकिन इसकी आत्मा, इसका स्पिरिट वो यूनिटरी है, यानी केंद्र को बहुत मजबूत बनाया गया है। तो ये एक ही समय पर दोनों हैं, डिवाइडेड भी और यूनाइटेड भी। तो इस यूनिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए एक खास शब्द है, क्वाजी फेडरल या अर्धसंघात्मक। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर केंद्र और राज्यों में बटी तो है, लेकिन असली ताकत केंद्र के पास ज्यादा है। और बस इसी वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो इंडियन सिस्टम को पूरी तरह फेडरल नहीं कहते, वो इसे क्वाजी फेडरल कहते हैं। ये शब्द इस अनोखे बैलेंस को एकदम परफेक्टली कैप्चर करता है। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है कि भाई, हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है, तो क्या वो इसे फेडरल नहीं बनाती? देखिए, जवाब है नहीं। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत जरूरी है, फॉर श्योर, लेकिन इसे क्वाजी फेडरल कहने का असली कारण शक्तियों का वो झुकाव है जो केंद्र को राज्यों से कई ज्यादा पावरफुल बनाता है। एक बात तो हम सबने सुनी है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पर सवाल ये है कि आखिर इसे इतना डिटेल्ड, इतना बड़ा बनाया ही क्यों गया? हाँ, तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो ये कि ये सिर्फ केंद्र के लिए नहीं, बल्कि सारे राज्यों के लिए भी एक ही संविधान है। दूसरा, इसे बनाते वक्त दुनिया के कई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस के एक्सपीरियंसेस को शामिल किया गया। और हाँ, हमारा देश इतना विशाल और डाइवर्स है कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, हर छोटे से छोटे पहलू पर साफ साफ नियम बनाना जरूरी समझा गया। चलिए, अब संविधान की एक और खूबी की बात करते हैं, इसका लचीलापन, और देखते हैं कि कैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम पुराने और नए के बीच एक बैलेंस बनाकर चलता है। भारतीय राजनीति की सबसे खास बात ही यही है कि ये कभी रुकी नहीं रहती। यहाँ पुरानी परंपराएं और एकदम नए विचार दोनों साथ साथ चलते हैं। ये बिल्कुल एक नदी की तरह है जो शायद अपना रास्ता बदल ले, लेकिन बहना कभी नहीं छोड़ती। और इस फ्लेक्सिबिलिटी का राज क्या है? राज है हमारी राजनीति में मौजूद अलग अलग स्टाइल्स का मिक्स। एक तरफ मॉडर्न वेस्टर्न तरीके हैं, तो दूसरी तरफ हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज भी हैं, और यहाँ तक कि एक संत शैली भी है, मतलब एक नैतिक और आध्यात्मिक राजनीति की जगह भी है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी, सबसे पर्सनल पॉइंट पर। ये वो पहलू है जो संविधान को सीधे सीधे हम लोगों की, हमारी उम्मीदों से जोड़ता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है।
कहा गया है कि हमारे देश में लोकतंत्र का सबसे ज्यादा मतलब, सबसे ज्यादा अहमियत उन लोगों के लिए है जो हाशिए पर रहे हैं, महिलाएं, दलित, गरीब और अल्पसंख्यक समूह। और ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उन लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान और डिग्निटी पाने की एक गहरी इच्छा का जरिया बन गया है, जिन्हें सदियों से इससे दूर रखा गया था। जरा एक पल के लिए इस फ्रेज पर रुकते हैं। आत्मसम्मान की कामना का वाहक, कैरियर ऑफ द डिजायर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। ये लाइनें भारतीय लोकतंत्र के ह्यूमन साइड को दिखाती हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक सोशल रेवोल्यूशन का टूल है। तो आज हमने देखा कि कैसे भारतीय संविधान डाइवर्सिटी, पावर और ट्रेडिशन के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये संतुलन, ये बैलेंसिंग एक्ट हमेशा के लिए कायम रह पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।